गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस के बारे में स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, है ना। रेट मेजर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था और एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज आगे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, फाइंड द rate of change of find the rate of change of the area, find the rate of change of the area of a circular disk, of a circular disk, of a circular disk with respect to its circumference, with respect to its circumference, with respect to its circumference, when the radius is 3 centimeter, when the radius is 3 centimeter। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप जो है किसी सर्कुलर डिस्क के बारे में कह रहा है ना। कोई डिस्क है सर्कुलर, कोई सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। अब इस सर्कुलर डिस्क के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो सर्कुलर डिस्क है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया किस प्रकार से चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग। आप बताओ, अगर हम छोटी डिस्क बनाए तो क्या एरिया छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या सरकमफ्रेंस छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सरकमफ्रेंस पर डिपेंड करता है एरिया, करता है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं आप? आपको पता है कि जो हमारा सर्कुलर या सर्किल होता है उसका एरिया जितना बड़ा होगा उसका सरकमफ्रेंस उतना ही बड़ा होगा, या यूं कहें तो रेडियस भी उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इस सर्कुलर डिस्क के एरिया में किस प्रकार से चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में? सर्कमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में। तो हमें बताना क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विथ रिस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस। अगर सी सर्कमफ्रेंस है तब तो हमें डी अपॉन डीसी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क having circumference कैपिटल से। मान ले रहे हैं कि जो कैपिटल ए है वो सर्कुलर डिस्क का एरिया है, जिस सर्कुलर डिस्क का सर्कमफ्रेंस क्या है? सी है। तो वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें? डी अपॉन डी सी। वी हैव टू फाइंड दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस। डी अपॉन डी सी चाहिए, है ना। वी हैव टू find that dA upon dC, ओके। चलिए तो A और C देखते हैं पहले क्या होगा। Let A be the area of circular disk having circumference C and radius R भी कर लीजिए, and radius R इसलिए ना क्योंकि R की जरूरत पड़ेगी। एक सरफेस एरिया क्या होता है, सॉरी एरिया क्या होता है सर्कुलर डिस्क का, इस सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। ओके, हमें क्या चाहिए? डी अपॉन डीसी चाहिए। ए भी आर का फंक्शन है, सी भी आर का फंक्शन है, तो डी अपॉन डीसी चाहिए। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? फर्स्ट और सेकंड को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट। तो अगर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे आर के रिस्पेक्ट में तो पाई बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r, ठीक है। और डीसी अपॉन डी आर कर दोगे तो 2 पाई बाहर हो जाएगा और आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो दैट इज 2 पाई। तो नाउ हमें चाहिए क्या? डी अपॉन डीसी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस। तो डी अपॉन डीसी निकाल लो। तो डी अपॉन डी आर लिखोगे इसको, और इसको क्या लिखोगे? डीसी अपॉन डी आर।
तो dA अपॉन dr आया है 2 पाई r और dC अपॉन dr आया है 2 पाई। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया dA अपॉन dC इज इक्वल टू r। लेकिन क्या कह रहा है? आप चेंज ऑफ एरिया तो निकालिए सर्कमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में, लेकिन कब निकालिए? जब रेडियस 3 हो जाए, 3 सेंटीमीटर हो जाए। तो हमने क्या कहा है कि क्योंकि रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस को अगर तुम पहले 3 रख दोगे यहाँ पर तो डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा ना। तो वैसा कम नहीं करना है, बताना है। पहले तो बता दो कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। चेंज होने के बाद उसकी वैल्यू कब रखते हैं? लास्ट में रखते हैं। तो आप बताओगे दिस इंप्लाइज दैट dA अपॉन dC व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपको क्या मिल जाएगा? r ही आया है ना, तो r की जगह रख दोगे तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्या है, ये आ गया। अब इसकी यूनिट देखो क्या करोगे। यूनिट देखो क्या करोगे, dA अपॉन dC है, एक यूनिट क्या होगी? अगर इसमें मीटर सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, सारी चीजें सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस की सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो या फिर लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर सर्कमफ्रेंस बढ़ता है तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया बढ़ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस बढ़ता है तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जब इसकी यूनिट लिखेंगे तो अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो 3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, तो आप लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द cone. Find the rate of change of volume of the cone with respect to radius of its base. With respect to radius of its base. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में। चलिए कौन देखते हैं आप, कौन देखिए, बेस का रेडियस मतलब ये दिया गया आपको r है। ठीक है, दिया नहीं गया, आपको बताना है। आप मान लेंगे r होता है रेडियस। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब हमें वॉल्यूम में रेट निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो r के रिस्पेक्ट। तो आप बताएंगे ना, आपको सोल्यूशन में आपको बताना पड़ेगा पहले कि v और r है क्या। लिखेंगे क्या? लेट v be the volume. Let v be the volume. Let v be the volume of a cone. Let capital V be the volume of a cone of radius स्मॉल r। मान ले रहे हैं कि जो v है वो कोन का वॉल्यूम है, किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में, रेडियस r के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोन लिया गया है जिसका रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम क्या है? v है। हमें निकालना है dv अपॉन dr। लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस r। एक कोन हमने लिया है जिसका रेडियस r है और उसका वॉल्यूम क्या है? v है। तो हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। वी हैव टू फाइंड दैट dv अपॉन dr। ठीक है, चलिए 6
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत इसमें v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें चाहिए क्या dv अपॉन dt। r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, r के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दीजिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट, तो आपको मिल जाएगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू h के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो h क्या मान लेंगे कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है तो 1/3 पाई h बाहर हो जाएगा और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2r। क्या हो जाएगा 2/3 पाई h r। क्लियर। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट होगी यूनिट क्यूब अपॉन r की यूनिट क्या होती है, यूनिट लेंथ होता है ना, r रेडियस है तो दिस इज यूनिट। ठीक है तो यूनिट क्यूब अपॉन यूनिट करेंगे तो क्या आ जाएगा यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो 2/3 पाई एच आर स्क्वायर यूनिट। इसको नोट कर लो। क्या आ गया 2/3 पाई एच आर स्क्वायर यूनिट। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोन का वॉल्यूम किस प्रकार से चेंज हो जाएगा अगर इसके रेडियस को चेंज किया जाए। विथ रिस्पेक्ट टू कहा गया है तो रेडियस में आप बताओ जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम ये बड़ा होता जाएगा कोन और इसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। एच के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो इसका मतलब ये हो गया कि एच जो था वो क्या था कांस्टेंट था। एच क्या था कांस्टेंट था। अगला क्वेश्चन लिखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। फाइंड द रेट ऑफ change of the volume, find the rate of change of the volume of a ball with respect to of a ball with respect to find the rate of change of the volume of a ball with respect to its radius r, with respect to its radius small r. How fast is the volume changing? How fast is the volume changing with respect to the radius? With respect to the radius when the radius is 2 centimeter. When the radius is 2 centimeter. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉल। बॉल की वॉल्यूम की किस प्रकार से चेंजिंग होगी वो निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो बॉल कैसा होता है स्फेरिकल होता है ना। क्या होता है स्फेरिकल होता है। तो बॉल का वॉल्यूम किस प्रकार से चेंज होगा वो चाहिए हमें किसके रिस्पेक्ट में रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो dv अपॉन dr चाहिए। ठीक है बोला गया हाउ फास्ट इट्स वॉल्यूम चेंजिंग मतलब किस प्रकार से इसका वॉल्यूम चेंजिंग होगा रेडियस के रिस्पेक्ट में जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है। वही चीज कहा गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है वॉल्यूम में चेंजिंग बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। उसी को घुमा करके दोबारा पूछा है कि वॉल्यूम में किस प्रकार से चेंजिंग होगी। हाउ फास्ट किस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा अगर रेडियस भी क्या हो रहा है रेडियस जब 2 सेंटीमीटर है तो कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा या क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है चलिए इसको नोट करते हैं। इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सॉल्यूशन पे आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नोट कीजिए।
solution का let capital V be the volume of ball of radius smaller. ओके, तो V लिख लीजिए. बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है. बॉल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है. और स्फेरिकल होता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. हमें क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. आर चाहिए, डीवी अपॉन डी आर. तो डिफरेंशिएट कर दीजिए. डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट. डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है. डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू आर तो आपको मिल जाएगा डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई बाहर कर देंगे. आर क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 3r². क्या आ जाएगा? 3r². अगर आर रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 4 पाई r². डीवी अपॉन डी आर आ गया. बी क्या है? सेंटीमीटर क्यूब. आर क्या है? सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. डीवी अपॉन डी आर आ गया. ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से. हो गया. तो ये कहा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आ गया. अब कहा गया है कि कितना चेंज हो जाएगा वॉल्यूम. हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम चेंजिंग. वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाए. ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं. डीवी अपॉन डी आर चाहिए था हमें, लेकिन कब? जब आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाए. आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रख दीजिए यहां पे. 4 पाई और 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना चेंज हो जाएगा. क्लियर? इसको नोट कर लीजिए. कोई दिक्कत? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम में बताना है चेंजिंग हो रहा है. ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो. सेंटीमीटर क्यूब या 4 बाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब की चेंजिंग होगी अगर आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए. हटाया जाए इसको. तो इस तरह से आपको लग रहा होगा कि चैप्टर बड़ा इजी है. ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और वाकई में सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है. प्रॉब्लम्स करते हैं किसके क्वेश्चंस? रिलेटेड रेट्स के क्वेश्चन, जो आज हम लोग पढ़ेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से लिख लीजिए. लिखिए द टोटल कॉस्ट CX इज इक्वल टू, अभी लिखिए टोटल कॉस्ट CX एसोसिएटेड with the production of X units with the production of X units with the production of X units of an item is given by of an item is given by क्या दिया गया है वो देख लीजिए. CX इज इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 प्लस 15x प्लस 4000. Find the marginal cost. Find the marginal cost. Find the marginal cost when 17 units are produced. When 17 units are produced.
ठीक है, 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और हम लोग को करना क्या है, क्योंकि देखो क्वेश्चन लगाना अलग बात होती है, क्वेश्चन को समझ करके लगाना अलग बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन को लगाना अलग बात है और क्वेश्चन को समझ करके लगाना ये बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x यूनिट का कोई आइटम है जिसके x यूनिट को जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका टोटल कॉस्ट cx है। टोटल कॉस्ट cx का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट जो है वो आइटम्स पर डिपेंड करेगा। आप भी बताओ 10 आइटम्स को प्रोड्यूस करने का जो रेट होगा क्या वही 15 आइटम्स को भी प्रोड्यूस करने का रेट होगा? नहीं, आइटम्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसका कॉस्ट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट जो है वो आइटम्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए टोटल कॉस्ट आइटम्स का फंक्शन होगा। टोटल कॉस्ट जो होगा वो x का फंक्शन होगा। अगर हम x 1 यूनिट लेते हैं तो 1 यूनिट यहाँ रख दीजिए, आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। 15 यूनिट रख दीजिए, 15 यूनिट के प्रोडक्शन का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो मतलब इस फंक्शन से आप x का जितना मान वैल्यू रखोगे आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा उसने यूनिट की। तो कहा जा रहा है ये इस प्रकार से टोटल कॉस्ट दिया गया है x यूनिट की प्रोडक्शन का। x यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो x यूनिट के प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट कितना है। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट बताना है अगर 17 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट ये बताता है हमें कि एक यूनिट को प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, उसका रेट, मतलब जैसे कहने का अर्थ ये है, कहने का मेरा मीनिंग ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कम अमाउंट में कोई चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीजों को कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं तो खर्च जो होता है वो ज्यादा आता है। लेकिन अगर हम बहुत थोक अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में इसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट आता है वो क्या आता है? कम आता है। तो मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं हमारा कॉस्ट उतना कम होता जाता है, क्योंकि लेबर की भी कॉस्ट आनी है, सारी मशीन्स की भी कॉस्ट आनी है। 10 यूनिट को प्रोडक्शन करोगे तब भी कॉस्ट जितना आएगा, 20 को प्रोड्यूस करोगे तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक, कहने का मेरा मतलब यह है कि जितना लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है कॉस्ट उतनी कम होती जाती है उस रेशियो में। ठीक है, जितना कम अमाउंट में प्रोडक्शन करेंगे कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होगा कि 17 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो डिपेंड, टोटल कॉस्ट से डिपेंड किस प्रकार करता है? टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट या रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू एक ही बात है। मार्जिनल कॉस्ट या रेवेन्यू आर rate of change of total cost या revenue with respect to number of unit of items। क्या हुआ? मार्जिनल कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो टोटल कॉस्ट से रेट, जो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब ये बताता है जैसे x यूनिट, अगर 1 यूनिट को प्रोड्यूस किया जाए तो कितना कॉस्ट आएगा, किस प्रकार से रेट बढ़ रहा है। 10 यूनिट को प्रोड्यूस किया जाए तो किस प्रकार से रेट बढ़ रहा है। 15 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाए तो किस प्रकार से रेट आएगा। ये बताता है क्या? मार्जिनल कॉस्ट। यम, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट से का रेट ऑफ चेंज ऑफ आइटम्स होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स होता है। ठीक है, जितने अमाउंट में हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे उतना ही कॉस्ट क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, तो अब हमको यही लिखना है आगे इसी को सॉल्व करते हुए। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे क्या? ये तो हमने डिफिनेशन बता दिया है, चलिए लिखेंगे टोटल कॉस्ट Cx इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट Cx इज इक्वल टू लिखा है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है
मार्जिनल कॉस्ट। तो हम कितने यूनिट का निकाले 17 यूनिट का, तो पहले x यूनिट का लिखेंगे, पहले मार्जिनल कॉस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मार्जिनल कॉस्ट। m इज इक्वल टू होता क्या है पहले ये बताओ। पहले तो टोटल कॉस्ट जो दिया था लिख लीजिए, अब मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है वो लिखो। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो dc अपॉन dx, क्यों? क्योंकि c जो है वो टोटल कॉस्ट है और x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स, x यूनिट्स। ठीक है, चलिए तो dc अपॉन dx निकाल लीजिए। c यहां दिया है, इस x के इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 0.007 बाहर इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 बाहर इंटू 2x, है ना, प्लस 15 और 4000 का डिफरेंशिएशन करोगे x तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 21 तो 0.021 x स्क्वायर माइनस 0.006 x प्लस 15। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, हमें मार्जिनल कॉस्ट बताना तो था लेकिन 17 यूनिट्स का बताना था। हमने मार्जिनल कॉस्ट कितने यूनिट्स का बता दिया? x यूनिट का। तो x की जगह 17 कर दीजिए तो आपको 17 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाएगा। ओके, marginal cost, therefore marginal cost of 17 यूनिट, मतलब आपको निकालना है m की वैल्यू जब x की वैल्यू 17 हो जाए। तो 17 रख दीजिएगा तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, कर लेंगे कैलकुलेट। 289 को 0.021 से करेंगे, 21 से कर दिया जाए तो 289 6069, है ना, 21 से करने का 0.021 से करेंगे तो 6.069 आ जाएगा। 6.069 हो जाएगा 6.069 माइनस, इसको कर दीजिए 17 6 कितना आ जाएगा? 17 6 होता है 102, 102 में पॉइंट तो ये हो जाएगा माइनस 0.102 प्लस 50। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा बताओ? ये हो जाएगा 9 में से 2 7, 6 में से 0 6 और 10 में से 1 9, यहां बचा 5 प्लस 15 तो 20.967 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करें 20.967। और क्या है? मार्जिनल कॉस्ट आया है, तो कॉस्ट हमेशा किसमें होता है? रुपए में। ठीक है, तो दिस इज रुपए 20 रुपए 96 पैसे, इस तरह से आ जाएगा 20.967। तो राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 20.97 रुपए। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां तक हम लोग रेट्स की प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। कल से जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रिलेटेड रेट्स की प्रॉब्लम। क्या पढ़ेंगे? रिलेटेड रेट्स की प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, धन्यवाद।